नमस्कार दोस्तों। तो यूपी पीसीएस में विविध सेक्शन से जो प्रश्न आए हुए हैं विगत वर्षों में, उसका विश्लेषण और अवलोकन इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में प्रश्न आपको 2012 से लेकर 2017 तक के सभी विविध के प्रश्न मिल जाएंगे। एक छोटा सा वीडियो और जल्द ही अपलोड करूंगा जिसमें 18, 19 और 20 तीनों साल के रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। तो देहरादून में दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान अवस्थित है, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। जबकि जो अन्य विकल्प है जैसे कलकत्ता यानी कोलकाता, तो यहाँ राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान है। उसी तरीके से अगर मुंबई की बात करें तो अली यावर जंग राष्ट्रीय मूक एवं बधिर संस्थान अवस्थित है, कहाँ? मुंबई में। और हैदराबाद, जो कि दरअसल मतलब हैदराबाद में ही सिकंदराबाद है, तो सिकंदराबाद में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान अवस्थित है। आगे वाले वर्षों में आपको ये रिपीटेड भी दिखेगा प्रश्न, तो बस ध्यान रखना इसमें। अच्छा, जब हैदराबाद की बात आई तो हमने अभी ही ज्योग्राफी वाला वीडियो कंप्लीट किया है, उसमें से कुछ फैक्ट मैंने 5 फैक्ट नोट कर रखे हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला ये कि हैदराबाद में हमने देखा था कि हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे है और मूसी नदी दरअसल कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। उसका एक फैक्ट और याद आ रहा है अभी बोलते बोलते कि हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हैदराबाद के आसपास ही आपको हुसैन सागर झील मिलेगा। 2 फैक्ट हो गया। अच्छा, 3 फैक्ट हो गया। चौथा फैक्ट ये है, आपको हिस्ट्री से याद आ रहा होगा, ऑपरेशन पोलो चला था 1948 में। किस लिए चला था? तो भारत संघ में हैदराबाद को शामिल करने के लिए चला था, क्योंकि वो बोल रहे थे नहीं मैं स्वतंत्र रहूँगा, और भारत सरकार को मंजूर नहीं था कि बीचों बीच भारत में कोई स्वतंत्र राज्य रहे। तो ऑपरेशन पोलो चला था और ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया गया। तो कितने हो गए? 5 फैक्ट हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा यही चीज़ है, इसमें तो थोड़ी रिपीट कर देता हूँ तो रिवीजन भी हो जाएगा। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में, राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में, अली यावर जंग राष्ट्रीय मूक एवं बधिर संस्थान मुंबई में, और राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ये आपको सिकंदराबाद में मिलेगा, जो कि तेलंगाना के हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रकारों में से किसे अपनी आत्मकथा लखनऊ वाई शीर्षक से लिखी है? तो विनोद मेहता ने लिखी है, तो विकल्प ये रिपीट क्वेश्चन होने वाला है नहीं, उस समय का शायद करंट अफेयर होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो एक साइड अर्जुन पुरस्कार है, दूसरे साइड खेल है। अच्छा, तो ये अर्जुन पुरस्कार तो पूछेगा नहीं लगता, मैं लिखना भूल गया। तो एक काम कीजिएगा आप, चलिए आपके लिए होमवर्क है, फटाफट जैसे वीडियो कंप्लीट होगा गूगल करके इस वर्ष जिसको जिसको ये जो भी मटेरियल होगा, जिसको जिसको अर्जुन अवार्ड मिला है और किस खेल से संबंधित मिला है, इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। नहीं तो मैं देखता हूँ जो नेक्स्ट वीडियो शूट करूँगा उसमें फिर से डाल दूंगा, और क्या। वैसे आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से, अच्छा नहीं ये नहीं, इधर से है, ये आपका खत्म हो गया 2012 वाला। 2013 वाला देखते हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं सर। 2013 वाला में सबसे पहला प्रश्न है, हाल में प्रदर्शित फिल्म काई पोछे किस उपन्यास पर आधारित है? तो ये भी उस समय का करंट अफेयर है। तो इस तरह से वो उस समय द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर एक मतलब चेतन भगत ने किताब लिखी थी, अंग्रेजी उपन्यास था, तो उसी पर काई पोछे फिल्म बना था। तो ये सब भी अब रिपीट नहीं होने वाला। नेक्स्ट देखते हैं, किस सचिवालय का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो ये सब एवरग्रीन क्वेश्चन है। तो पश्चिम बंगाल का जो सचिवालय भवन है, जहाँ जहाँ सीएम का ऑफिस है, ममता बनर्जी सीएम का ऑफिस है जहाँ, उसी को राइटर्स बिल्डिंग कहते हैं। इसका निर्माण 1777 में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जूनियर सर्वेंट्स के लिए किया था, मतलब जो जूनियर लेवल के जो सेवक थे तो उनके लिए किया गया था राइटर्स बिल्डिंग का निर्माण। कब? 1777 में, ठीक है। इसके वास्तुविद कौन थे? थॉमस लियोन थे राइटर्स बिल्डिंग के वास्तुविद। और पश्चिम बंगाल की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि तीसरी बार मुख्यमंत्री की पद का शपथ ले लिया है किसने? ममता बनर्जी ने। अच्छा, अभी उपचुनाव हुए हैं तो क्वेश्चन क्या पता है अगर बने, वैसे तो बंगाल का एग्जाम है नहीं, यूपी का, लेकिन क्या पता। तो भवानीपुर सीट से पहले नंदीग्राम से लड़ी थी, वो हार गई, तो भवानीपुर सीट से ये सीएम बनी हुई हैं अभी, ठीक है। हाल में ही उपचुनाव हुआ है। अच्छा, वो अभी ये आया कलकत्ता, ठीक है, पश्चिम बंगाल में उसकी राजधानी कलकत्ता है। तो अभी एक ऊपर वाले क्वेश्चन में था ना, राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान, ये कलकत्ता में ही है। तो ये बात भी रिवीजन हो गया। अब देखिए, ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, ये 2012 में आया, 13 में भी आ गया। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में अवस्थित है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। हैदराबाद से संबंधित 5 फैक्ट अभी बताया हूँ, आपको याद आना चाहिए, मन में याद कीजिए क्या एक ही बार बोलूँ, एक ही बात को बार बार। अब देखते हैं नेक्स्ट, राम सेतु, जिसको अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। तो एडम्स ब्रिज शुरू होता है कहाँ से? धनुषकोडी से। आपको ज्योग्राफी वाले में से याद होगा कि इस पर भी क्वेश्चन था। तो धनुषकोडी से तो राम सेतु शुरू होता है, तो विकल्प इसका ए सही आंसर हो गया। अब धनुषकोडी से संबंधित कुछ फैक्ट याद आ रहे हैं?
आपको याद होगा ध्वस्त नगर ये था, यानी कि घोस्ट टाउन के रूप में आया था क्वेश्चन भारत के भूगोल वाले में। तो धनुषकोडी को ध्वस्त नगर कहते हैं। ध्वस्त नगर वो जहाँ पहले कभी नगर होया करता था मगर अब समाप्त हो चुका है। दो और ध्वस्त नगर की बात हमने की थी, एक लखपाल जो कौन क्रिक के पास है। जब आप गुजरात का मैप देखेंगे तो सबसे पहले आपको कच्छ के पास सर क्रिक मिलेगा, उसके नीचे कॉर्न क्रिक मिलेगा, उसके नीचे गोडिया क्रिक मिलेगा। तो ये कौन क्रिक के पास ही लखपाल है, ये भी घोस्ट टाउन यानी कि ध्वस्त नगर का उदाहरण है। एक और पर बात हमने की थी कुलधारा पर, आपको याद सब आ ही रहा होगा। कुलधारा कहाँ है, तो आपको ये राजस्थान में मिल जाएगा, जैसलमेर के पास, जो जिसकी स्थापना पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी। तो अब तो ये है नहीं नगर। तो कुलधारा, लखपाल और धनुषकोडी ये भारत में ध्वस्त नगर यानी घोस्ट टाउन के उदाहरण हैं। ठीक है। अच्छा, अब धनुषकोडी जब जैसे ही आप मैप में देखेंगे वहाँ पर आपको पाक स्ट्रेट मिलेगा। तो पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट किन दो देशों को अलग करता है, भारत को, श्रीलंका, इन दोनों को अलग करता है। और बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर दोनों को मिलाता है। ठीक है। तो ये बातें हो गया। आप देखिए 2013 का खत्म हो गया, 2014 का देखते हैं। 2014 में एक ही क्वेश्चन कैटेगराइज किया हुआ है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है। मैं फिर से बोलता हूँ, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है। तो ये हैदराबाद में स्थित है। तो देखिए हैदराबाद से संबंधित दो संस्थानों के नाम हमने देख लिए। एक तो ये कि हैदराबाद जिले में सिकंदराबाद जगह है जहाँ राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान है। ठीक है, पेन का यूज कर लेता हूँ। देखिए राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान है, और एक अब हो गया इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। तो इन दोनों का जो हेड क्वार्टर है वो हैदराबाद में ही है। ठीक है। अच्छा, हैदराबाद से संबंधित हमने कई फैक्ट पर बात किए थे, अब इस वीडियो में बोल देता हूँ, मतलब वीडियो तो एक ही है, इस बार बोल देता हूँ। ऑपरेशन पोलो के बारे में बात किया हिस्ट्री से लिंक करके। तो 1948 में ऑपरेशन पोलो चला था, जिसके तहत हैदराबाद, जो निजाम का हैदराबाद था, उसको भारतीय संघ में मिला लिया गया। अच्छा, दूसरा हमने भारत के भूगोल में देखा था हुसैन सागर झील हैदराबाद के पास ही मिलेगा। ये हैदराबाद नगर मूसी नगर के तट पर बसा हुआ है, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अच्छा, और क्या फैक्ट हो सकता है, हाँ, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और क्या हो सकता है, अच्छा एक फैक्ट देखिए इसमें और खास है, 1956 से 1956 से प्रेसिडेंट का शीतकालीन कार्यालय, भारत के राष्ट्रपति का शीतकालीन कार्यालय हैदराबाद में ही है। तो ये भी बात ध्यान रखने वाला बात है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, 2014 खत्म हो गया, एक ही क्वेश्चन था विविध में। 2015 वाला देख लेते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो एकदम एवरग्रीन और हॉट क्वेश्चन है, आपको भी आंसर तो पता ही होगा, मैं सिर्फ दोहरा देता हूँ। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। दो तीन फैक्ट से लिंक कर लेते हैं। पता है 25 जनवरी को ये राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को दो हो गया, एक के साथ एक फ्री फैक्ट हो गया एक तरीके से। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोनों 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, कब से मनाया जा रहा है, 2011 से मनाया जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अभी एक करंट अफेयर में बहुत ये क्वेश्चन चल रहा था कि चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति किसकी के रूप में किनकी हुई है, तो सुशील चंद्रा की नियुक्ति हुई है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि 24वें चीफ इलेक्शन कमीशन सुशील चंद्रा बने हैं। ठीक है। तो इससे भी 5 फैक्ट हो गया। नेक्स्ट, अच्छा, स्थापना कब हुआ इलेक्शन कमीशन का, 25 जनवरी 1950 को हुआ। ये फैक्ट ही मैं भूल जा रहा था। तो ये फैक्ट याद रखना है, कभी भी आ सकता है एग्जाम में, ये सब एवरग्रीन फैक्ट है। मैं फिर से सारा फैक्ट दोहरा देता हूँ। देखिए मतलब मतदान या फिर इलेक्शन से संबंधित कुछ फैक्ट है। तो 5 फैक्ट। पहला फैक्ट, ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। और 25 जनवरी की जब बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी याद आना चाहिए। 2011 से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही स्थापना हुआ था ये इलेक्शन कमीशन का, तो इसीलिए उसी दिन को 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये लिंकिंग है। और अभी फिलहाल में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो सुशील चंद्रा चीफ इलेक्शन कमीशन है। अब किस वर्ष वीडियो देखेंगे, बार बार देखें, क्योंकि ये तो पूंजी आपकी बन गई सारी, कभी भी आप जब भी एग्जाम देंगे जब तक तब देखेंगे। तो अभी तो सुशील चंद्रा हैं, बाद में आप अपडेट कर लीजिएगा। और 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है। तो जैसे भारत का है ना एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसी तरीके से अमेरिका का एक विदेश नीति है और उसका नाम रखा है उन्होंने एशिया की धुरी। तो यूएसए की ये विदेश नीति है एशिया की धुरी। अब नेक्स्ट देखते हैं, 2015 वाला हो गया। आपको पता ही है कि 2015 में री एग्जाम हुआ था। तो 2015 में री एग्जाम हुआ था, उसके भी विविध के कुछ क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों के नामों से किसके नाम का मतलब लगभग होता है? लगभग होता है 40 कबीलों का देश। तो जो देश के नाम 4 दिए हुए हैं उसमें से किसका मतलब हो जाता है लगभग कि 40 कबीलों का देश है? तो किर्गिस्तान का नाम जो हो जाता है वो 40 कबीलों का देश है।
अच्छा, पहले तो इस पर बात कर लेते हैं। किर्गिस्तान जो है, ये किर्गिस्तान का जब मैप देखेंगे तो यहाँ पर आपको तियान सान प्लेट्यू मिलेगा। याद आ रहा होगा, आपने मैप देखा होगा तो किर्गिस्तान को ही 40 कबीलों का देश कहते हैं, और उसके मैप को देखेंगे तो तियान सान प्लेट्यू मिलेगा। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, ठीक है, याद आ रहा है। अच्छा, जब वहाँ पर आप मैप पे जाएंगे, मतलब एटलस वाले मैप पे, तो आपको वहीं पर पास में पश्चिम दिशा में आपको अराल सी मिलेगा। अराल सी या अरल सी, तो अरल सी के से 2 देश टच करता है। इसका ट्रिक मैंने आपको किसी वीडियो में बताया था। उसका ट्रिक है यूके यानी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। तो अगर पूछे, क्योंकि यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो अगर कभी पूछे तो फिर बता देना है और कैंसर फटाफट। नेक्स्ट, अच्छा, इसका थोड़ा व्याख्या पढ़ देता हूँ। किर्गिस्तान से संबंधित बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें। किर्गिज नाम तुर्की शब्द किर्ग से व्युत्पन्न है, कोई मतलब की बात नहीं है, जिसका अर्थ होता है चालीसा। तो ये थोड़ा सा मतलब की बात हुआ। किर्गिस्तान नाम का ही अर्थ 40 कबीलों का देश है। उल्लेखनीय है कि किर्गिस्तान के मानस नामक महाकाव्य में, वहाँ एक महाकाव्य है, जैसे हमारे यहाँ रामचरितमानस है, वहाँ पर एक मानस महाकाव्य है, में उनके राष्ट्रीय नायक मानस का वर्णन है। तो जैसे हमारे यहाँ राम का वर्णन है, महानायक के रूप में लोग मानते हैं, भारतीय लोगों के मन में श्रद्धा जो नायक के रूप में है, उसी तरीके से मानस महाकाव्य में मानस का वर्णन राष्ट्रीय नायक के रूप में है किर्गिस्तान में, जिसने आक्रमणकारी चीनी लोगों से अपने देश की रक्षा हेतु 40 कबीलों को एकजुट किया था। तो इसलिए मानस को नायक के रूप में मानते हैं किर्गिस्तान के लोग, क्योंकि चीनी लोग वहाँ आक्रमणकारी थे और 40 कबीलों को मानस ने एकजुट किया था उनके खिलाफ। तो इसीलिए 40 कबीलों का देश यहाँ पर वही किर्गिस्तान बना हुआ है। नेक्स्ट, 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व शौचालय दिवस भी 19 नवंबर को है भाई। अच्छा, नवंबर से याद आया, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है क्या चीज़? चिल्ड्रेन डे तो याद ही रहा होगा। अब मधुमेह दिवस भी है, तो चिल्ड्रेन डे मिठाई खाने वाला, और फिर मधुमेह दिवस भी उसी दिन है 14 नवंबर को ही। और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। अब 25 नवंबर को भी, 25 जनवरी को भी बात कर रहे थे, 2 दिवस था। कौन कौन सा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अब हो गया, 2015 वाला भी खत्म हो गया, 2016 का। ऐसा दिवस है, क्या याद रखेगा आदमी। नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी है तो मोहिंद पुरी ने लिखी है। ये रिपीट नहीं होगा, लेकिन इस बार जो बहुत सारे पुस्तक लिखी, जैसे कि आपको याद आ रहा होगा कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, तो रामचंद्र गुहा ने लिखा है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी किताबें लिखी गई, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछता है, 1-2 पेज तो पढ़ना ही होगा फटाफट। लास्ट में एकदम देखिएगा, एग्जाम देने से पहले जब देना होगा ना, उस समय देख लीजिएगा तो याद रह जाएगा। वैसे सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है भाई, मेरी बात से प्रभावित ना होइए, अपने हिसाब से काम कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थापित है, और करनाल है कहाँ? हरियाणा में। तो विकल्प ए इसका सही आंसर होगा। अच्छा, हरियाणा से याद आया, हरियाणा में हमने एक लेक के बारे में पढ़ा था ना, सूरजकुंड लेक, ठीक है। अच्छा, हरियाणा में सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी है। तो 2 फैक्ट हो गया, ये 3 फैक्ट हो गया ना। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में, सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी हरियाणा में, और सूरजकुंड लेक ये भी हरियाणा में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है। तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है माउंट आबू, और माउंट आबू आपको मिलेगा राजस्थान में। राजस्थान से संबंधित कुछ फैक्ट याद आने चाहिए, जैसे कि लूनी नदी है ना, अरावली पर्वत जो सबसे प्राचीन पर्वत है भारत का। उसके बाद और क्या याद आना चाहिए? वहीं पर गुरु शिखर है माउंट आबू के पास, तो वो याद आना चाहिए। अच्छा, अभी एक ध्वस्त नगर था, क्या नाम था उसका, नाम फिर नहीं याद आ रहा है। तो वो सब सारी चीज़ें याद आनी चाहिए। खैर, आपको याद आ रहा होगा। लास्ट देखिए, 2017 वाला इस वीडियो में है। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की? मतलब परम गरीबी की परिभाषा 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंगीकृत कर लिया कि क्या गरीबी की परिभाषा होगी। पढ़ता हूँ थोड़ा व्याख्या। वर्ष 1995 में कोपेनहेगन, जो डेनमार्क में है, आयोजित सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र ने गरीबी को निम्न 2 रूपों में परिभाषित किया। एक परम गरीबी यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और दूसरा समग्र गरीबी। समग्र गरीबी मतलब ओवरऑल पॉवर्टी। तो मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं जैसे भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा तथा सूचना तक पहुंच से गंभीर रूप से वंचित रहने की स्थिति को परम गरीबी के रूप में परिभाषित किया गया। तो परम गरीबी का मतलब क्या हो गया? भोजन ना मिल रहा हो, सुरक्षित पेयजल नहीं हो, स्वच्छता सुविधाएं ना हो, स्वस्थ आवास ना हो, शिक्षा तथा सूचना तक पहुंच
अगर नहीं है तो गंभीर रूप से वंचित रहने की स्थिति में परम गरीबी बोलेंगे उसको, ठीक है। तो सूचना भी शामिल कर दिया इसमें, सूचना भी शामिल है। अच्छा, स्वच्छता से याद आया, अभी हमने पढ़ा था क्या अंतर्राष्ट्रीय के राष्ट्रीय शौचालय दिवस था, कितने नवंबर को मनाया जाता है? 19 नवंबर को राष्ट्रीय शौचालय दिवस है, शायद राष्ट्रीय था ना। नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था। देखिए सेम क्वेश्चन दोनों डिट्टो एक ही साल में पूछ दिया है नीचे नीचे। तो जिसका बना होगा दोनों, जिसका ना बना होगा दोनों ना, बाकी तुक्का का तो बात ही अलग है। नेक्स्ट देखते हैं, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। तो ये कभी भी सोया क्वेश्चन रहेगा, फिर कभी भी आ जाएगा क्वेश्चन। तो भोपाल गैस दुर्घटना का मेन कारण क्या था? MIC भी कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में विकल्प में MIC लिखा है, तो वैसे MIC का मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव था, ठीक है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट एक तरह का रसायन है जो कीटनाशक के निर्माण में यूज होता है। और आपको पता ही होगा कि 2 से 3 दिसंबर के बीच में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका रिसाव हो गया था। क्या नाम था उस कंपनी का? यूनियन कार्बाइड, जो कीटनाशकों का उत्पादन करती थी। उसके मालिक थे विदेशी। तो अच्छा, जब इतना बता ही जा रहा हूँ तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता देता हूँ, तुरंत ख़त्म हो जाएगा। जब ऐसा हुआ कांड, तो उस समय जॉर्ज फर्नांडिस शायद थे श्रम मंत्री के, पता नहीं। चलिए छोड़िए, इस स्टोरी छोड़ देते हैं क्योंकि विवादित है स्टोरी ना इस पे, इसीलिए छोड़ दे रहा हूँ स्टोरी। एक फैक्ट की बात कर देते हैं, उसमें कुछ फैक्ट है नहीं स्टोरी में। पर्यावरण संरक्षण एक्ट कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 आया था। और मैं बताऊं कि यही जो कांड हुआ ना भोपाल गैस दुर्घटना वाला, इसी के बाद, इसी के मद्देनज़र फिर ये एक्ट पास हुआ था। क्योंकि 84 में ये हुआ, 1984 में 2 से 3 दिसंबर में, और फिर ये 1986 में ये पास हो गया था एक्ट। और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यही सारी बातें हैं, ठीक है। तो बात समाप्त हुई, एक वीडियो और आएगा और उसमें समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।